हाँ जी, नमस्कार। कलाम अकेडमी परिवार में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आरएस प्रीलिम्स में राजस्थान कला संस्कृति के जो महत्वपूर्ण टॉपिक है, उसी क्रम में आज हम राजस्थानी भाषा और राजस्थानी साहित्य, जो काफी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इन दोनों टॉपिक्स के कुछ एक महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के हम लोग चर्चा करने वाले हैं। आशुतोष राणा के एक शेर के साथ मैं आज की क्लास को प्रारंभ करूंगा कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादान समझ बुज़दिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहाँ, हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ यहाँ। रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। तो राजस्थानी भाषा, बोलियां और साहित्य वाला जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के हम चर्चा करने वाले हैं। कुछ एमसीक्यू जो आपके सामने रहेंगे और उस पर अपने पूरे टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। पहला प्रश्न है, जिन भांत फौज में नगारो चाहिए, उन्हीं भांत बात में काई जरूरी हुए। राजस्थान की संस्कृति में कहावत है कि फौज रे माए नगारो और बात रे माए हुंकारो, दोनों भूमिका बनी रहे। तो फौज में नगारे से जिस प्रकार जोश पैदा किया जाता है, ठीक वैसे ही राजस्थानी साहित्य लेखन में एक परंपरा होती है, बात साहित्य, बात साहित्य या वात साहित्य। अपने पढ़ते हैं कि राजस्थानी साहित्य को लिखने के अलग अलग रूप होते हैं, उनमें से एक रूप होता है आपके बात साहित्य। राजस्थानी साहित्य का ऐसा रूप जो कथा और कहानियों के रूप में लिखा जाए, उसको बात साहित्य कहते हैं। अपने राजस्थानी साहित्य में खूब सारे ऐसे ग्रंथ आपने सुने होंगे, जैसे लक्ष्मी कुमारी चुंडावत, मेवाड़ की एक कवयित्री है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। अपने राजस्थानी साहित्य में, विशेषकर आधुनिक राजस्थानी साहित्यकारों में जब भी नाम आता है तो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। मेवाड़ में जो देवगढ़ एक स्थान है, जो एक ठिकाना है चुंडावतों का, यहाँ की एक कवयित्री है लक्ष्मी कुमारी चुंडावत। इन्होंने राजस्थानी साहित्य की अधिकतर कहानियां लेखन का काम किया है। चाहे हम पाबूजी री बात की बात करें, मोमल महेंद्र री बात करें, या डूंगजी ज्वार जी री बात करें, या देवनारायण जी की वीरता पर बगड़ावतों की बात करें, तो अधिकतर जो बात साहित्य है, चकवा चकवीरी बात की हम बात करें, और भी कई सारी बात साहित्य जो है वो लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के द्वारा लिखी गई है। तो प्रश्न ये है कि जिन भांत फौज में नगारो चाहिए, उन्हीं भांत बात में काई जरूरी हुए। मतलब बात साहित्य, बात जो साहित्य होता है, इसमें दो मुख्य चीजें होती है। एक तो होता है कथानक, जो कथा को प्रस्तुत करता है, और एक होता है हुंकारा देने वाला, हुंकारा देने वाला। तो जिस प्रकार फौज में नगारे से जोश प्रकट होता है, वैसे ही बात में हुंकारा देने वाला जो है, बात को और ज्यादा प्रभावी बनाता है, और ज्यादा रोचक बनाता है। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत की तो एक रचना भी है, हुंकारो द्योसम। तो इस प्रश्न का जवाब जो है वो बात में आपको ध्यान रखना, हुंकारो, थेकारो, जेकारो या हलकारो, किस चीज की आवश्यकता होती है, तो हुंकारो। राजस्थानी भाषा में कहावत है कि युद्ध में नगाड़ो और बात में हुंकारो। तो बात में हुंकारा की आवश्यकता होती है। कथानक तो होता ही है, कथानक के साथ साथ एक हुंकारा देने वाला भी होता है। बीच बीच में आपने देखा होगा कि जब बात प्रस्तुत की जाती है तो एक हुंकारा देने वाला होता है, हम बे, हाँ भलो कियो, ऐसे हुंकारा देने वाला होता है, और वो उस कहानी को रोचक बनाने का काम करता है। तो बात में हुंकारा देने वाले की बड़ी प्रभावशाली भूमिका होती है। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। 4 युग्म दिए हुए, उनमें से एक सही सुमेलित नहीं है, 3 सही और 1 गलत है, तो उसको आपको चयन करना है। पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो, सामने लेखक का नाम लिया हुआ है चंद्रप्रदई। रतन रासो नाम का ग्रंथ है और उसके लेखक का नाम लिखा हुआ है कुंभकर्ण। बिशनदेव रासो, सामने नाम लिखा हुआ है दौलत विजय। और हमीर रासो, जोधराज। इनमें से जो असत्य कथन है उसको आपने चयन करना। तो पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो बिल्कुल सही बात है, चंद्रप्रदई के द्वारा लिखा हुआ है। अजमेर के राजा पृथ्वीराज चौहान पे लिखा हुआ है पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो के बारे में कुछ एक बातें आपको ध्यान रखनी है। पृथ्वीराज रासो पिंगल शैली में लिखा हुआ है। पृथ्वीराज रासो जो है वो कौन सी शैली में, तो पिंगल शैली में आपको ध्यान रखना है। अजमेर के चौहान शासक पृथ्वीराज चौहान की वीरता पे ये लिखा हुआ है। इस ग्रंथ को पूरा किया था चंद्रप्रदई के पुत्र जलहन। पृथ्वीराज रासो को पूर्ण करने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो जलहन को दिया जाता है। चंद्रप्रदई ने यह लिखा था। छंदों का राजा चंद्रप्रदई को कहा जाता है। चंद्रप्रदई के द्वारा पृथ्वीराज रासो के अलावा एक किताब और लिखी गई थी, ज्वाला स्तुति।
चंद्रबरदाई पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे और इनके द्वारा पृथ्वीराज रासो तो लिखा ही गया था। पृथ्वीराज रासो के अलावा ज्वाला स्तुति नाम का ग्रंथ भी लिखा गया था, आपने ये ध्यान रखना है। तो पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई की प्रमुख रचना है। इसमें चंद्रबरदाई की उपलब्धियों का वर्णन है। इसी किताब से अपने ये जानकारी मिलती है कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो अग्निकुंड से इसमें बताई गई है। इसी किताब से अपने ये जानकारी मिलती है, इसी ग्रंथ से ये जानकारी मिलती है कि पृथ्वीराज चौहान जो शब्द भेदी बाण चला करके गौरी का वध करता है। इसी किताब में लिखा गया कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ताऊ पर सुल्तान हैर मत चूके चौहान। तो ये सारी जानकारियां इस ग्रंथ में मिलती है। तो ये बात बिल्कुल सही। रतन रासो कुंभकर्ण के द्वारा लिखी हुई है, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। बिसल देव रासो अजमेर के चौहान राजा विग्रहराज चतुर्थ जो है, जिनको अपने बिसल देव भी कहते हैं, बिसल देव के जीवन पर एक किताब लिखी हुई है, बिसल देव रासो। बिसल देव रासो के रचयिता है नरपति नाल्ह। ये जो ग्रंथ लिखा गया है ये नरपति नाल्ह के द्वारा लिखा हुआ है। तो बिसलदेव रासो के लेखक दौलत विजय नहीं है। बिसलदेव रासो जो है ये नरपति नाले के द्वारा लिखा हुआ है। बिसलदेव रासो आपको ध्यान रखना है नरपति नाले की प्रमुख रचना है। इस किताब में गोडवाड़ी बोली का प्रयोग हुआ है। गोडवाड़ी अपने जालोर और पालीवाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र की एक प्रमुख बोली है। मारवाड़ी की एक उप बोली है गोडवाड़ी। राजस्थानी भाषा की जो बोलियां हैं उसमें मारवाड़ी की एक उप बोली है गोडवाड़ी, जो जालोर पाली और कुछ एक क्षेत्र सिरोही वाला जो है इस क्षेत्र की मुख्य बोली है। तो गोडवाड़ी बोली का इसमें प्रयोग हुआ है। इस ग्रंथ में बिसलदेव और भोज परमार की पुत्री राजमती, इन दोनों के प्रेम प्रसंग का वर्णन है। इस किताब के कुल 4 खंड है। 4 खंडों में अलग अलग वर्णन किया गया है। एक खंड में बिसलदेव और राजमती के प्रेम का वर्णन है, एक खंड में बिसलदेव और राजमती के विवाह का वर्णन है, एक में विरह का वर्णन है, एक में पुनर्मिलन का वर्णन है। तो 4 खंडों में यह लिखा हुआ है। तो बिसलदेव रासो के लेखक दौलत विजय नहीं है, नरपति नाल है। दौलत विजय के द्वारा एक किताब लिखी गई थी खुमान रासो, खुमान रासो, जिसको मेवाड़ का एनल्स कहा जाता है। तो असंगत कथन छांटना था, तो तीसरा जो है वो असंगत हो गया। ये आपको ध्यान रखना। हमीर रासो रणथंबोर के राजा हमीर दे चौहान की वीरता पे लिखा हुआ है, जिसको अपने हटी हमीर कहा जाता है। हमीर के लिए कहा जाता है कि सिंह सुवन सदपुरुष वचन कदली फले एक बार, तिरिया तेल हमीर हट चढ़े न दूजी बार। उस हमीर दे चौहान पर हमीर रासो लिखा गया। एक तो जोधराज के द्वारा लिखा हुआ है, एक सारंगधर के द्वारा लिखा हुआ है। हमीर रासो जोधराज ने जो लिखा है यह 18वीं शताब्दी में लिखा गया और इसमें आपको ध्यान रखना है अहिरवाटी बोली का प्रयोग हुआ है। हमीर रासो एक सारंगधर के द्वारा लिखा गया, वो 13वीं शताब्दी में लिखा गया। ये हमीर रासो जोधराज वाला जो है ये 18वीं शताब्दी में लिखा गया और इसमें अहिरवाटी बोली का प्रयोग हुआ है। जोधराज जो है ये नेवराणा के राजा चंद्रभान के दरबारी कवि थे, आश्रित कवि थे, आपको ध्यान रखना है। तो ए, बी और डी ये बातें बिल्कुल सही है, सी जो है वो गलत है। तो असत्य कथन को अपने सम्मिलित करना, असत्य कथन जो है उसका चयन करना था, तो असत्य कथन सी है भी, सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है श्रीधर व्यास द्वारा रचित रणमल छंद किस काल की रचना है? श्रीधर व्यास के द्वारा लिखी हुई एक किताब है रणमल छंद। ये पूछा गया है कि किस काल की रचना है, वीरगाथा काल, भक्ति काल, रीति काल या आधुनिक काल। तो रणमल छंद जो है वो आपको ध्यान रखना है वीरगाथा काल की प्रमुख रचना। रणमल छंद, रणमल छंद के लेखक के बारे में आपको ध्यान रखना है, ये श्रीधर व्यास जो है ये ईडर के राजा थे। गुजरात में राठौड़ों की एक रियासत है ईडर, ईडर के राजा थे रणमल राठौड़। ईडर के राजा रणमल राठौड़ के दरबारी कवि थे और इस ग्रंथ में डिंगल शैली में लिखा हुआ है। इस ग्रंथ में आपको ध्यान रखना है कि रणमल जो है वो गुजरात में ही एक रियासत पड़ती है पाटन। पाटन के कोई सूबेदार थे जफर खां। पाटन के सूबेदार जफर खां के साथ में युद्ध लड़ते हैं और रणमल जो है उसकी वीरता का वर्णन इस किताब में किया गया। तो रणमल की वीरता पे लिखा हुआ है रणमल छंद, जो श्रीधर व्यास के द्वारा लिखा हुआ है और ये आपको ध्यान रखना वीर गाथा काल का उदाहरण है। तो ए ऑप्शन जो है वो अपना बिल्कुल सही होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट है कि वह कौन सा कवि है जकानी भक्ति और चमत्कार की वजह से लोग बाने परमेश्वर रे समान बतावन लगा। साहित्य वाले टॉपिक में कुछ एक ऐसे क्वेश्चन जो राजस्थानी भाषा में लिए, क्योंकि आजकल ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, इसलिए 1-2 क्वेश्चन मैंने ऐसे लिए हैं। कौन सा कवि है, मतलब कौन से ऐसे कवि है जकारी भक्ति और चमत्कार की वजह से, जिनके भक्ति और चमत्कार की वजह से बाने परमेश्वर रे समान बतावन लगा, कि उनकी उपाधि जो है वो परमेश्वर की उपाधि दी गई। ऐसे कौन से कवि है जिनको परमेश्वर के नाम से एक तरह से विरुद्ध मिला है, उपाधि मिली है? सायाजी झूला, माधोदास ददवाड़िया, बारट ईसरदास या राठौड़ पृथ्वीराज। तो
इस प्रश्न का सही जवाब जो है वो बारठ ईसरदास है। मारवाड़ के एक चारण कवि है ईसरदास जी बारठ, और ईसरदास जी का एक उपनाम है ईसरा परमेश्वरम, ईसरा सो परमेश्वरम। दुनिया के इकलौते ऐसे व्यक्ति होंगे कि उनको साक्षात परमेश्वर की उपाधि से नवाजा गया था। ईश्वर कहे ईसरार खोल पड़ंदा यार, दिल की दुर्मत दूर कर और दिखला दे दीदार। साक्षात भगवान की उपाधि दी गई थी। पश्चिमी राजस्थान में तो इनको एक लोक संत के रूप में मान्यता है। राजस्थान यानी गुजरात में ईश्वरदास जी की बड़ी मान्यता है। ईश्वरदास जी के जगह जगह मंदिर बने हुए हैं। ईश्वरदास जी के द्वारा कई सारे ग्रंथ लिखे गए थे। इनकी रचनाओं की जहां तक अपने बात करें तो ईश्वरदास जी की प्रमुख रचनाओं में कुछ एक नाम अपने याद रखने हैं। सबसे ज्यादा जो प्रश्न पूछा जाता है वो है हाला झालारी कुंडलियां। ईश्वरदास जी की सर्वाधिक जो लोकप्रिय रचना है वो है हाला झालारी कुंडलियां। ये कई बार आरपीएससी ने पूछा है, हाला झालारी कुंडलियां। ये ईश्वरदास जी की रचनाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण नाम है। ईश्वरदास जी की रचनाओं में हाला झालारी कुंडलियां के अलावा एक ग्रंथ है हरिरस, ये एक तरह से धार्मिक ग्रंथ है। एक ग्रंथ है देवयान, जो जगदम्बा की स्तुति में लिखा हुआ है देवयान। इन ग्रंथों के अलावा भी कुछ एक नाम अपने याद रख सकते, गुण आगम, रास केला, सभा पर्व। ये सारी रचनाएं ईश्वरदास जी के द्वारा लिखी हुई है। तो हाला झालारी कुंडलियां कई बार पूछा हुआ भी है। तो ईश्वरदास जी को साक्षात परमेश्वर की उपाधि से नवाजा गया है। ईसरा परमेश्वरा के नाम से लोकप्रियता है इनकी। तो सी ऑप्शन जो है वो इस प्रश्न का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न अपने सामने है, मेवाड़ी भाषा में योग सूत्र, भगवत गीता, सांख्य कारिका ग्रंथों की रचना किसने की थी? मेवाड़ी भाषा में, मेवाड़ी बोली में लिखे गए हैं चतुर सिंह, पृथ्वीराज राठौड़, दुर्सा आठा या शिवदास गार्डन। इस प्रश्न का सही जवाब है चतुर सिंह बावजी। इनका सही नाम है चतुर सिंह बावजी। मेवाड़ के एक संत हुए हैं चतुर सिंह बावजी, जिन्होंने खूब सारे ग्रंथ लिखे, जैसे पतंजलि के योग सूत्र का इन्होंने मेवाड़ी में अनुवाद किया है। इसके अलावा चतुर सिंह बावजी के द्वारा चतुर चिंतामणि ये इनकी ऐतिहासिक रचना है। पतंजलि के योग सूत्र का इन्होंने मेवाड़ी में अनुवाद किया है। भगवत गीता और सांख्य कारिका ग्रंथों की रचना इन्होंने की है तो चतुर सिंह बावजी के द्वारा लिखी गई है। चतुर सिंह बावजी के जो उपदेश है, चतुर सिंह बावजी की जो रचनाएं हैं, वो अपने ध्यान रखना है कि मेवाड़ी में है। तो ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है? एक तरफ कुछ एक साहित्यकारों के नाम है और एक तरफ उनकी रचनाएं हैं। कन्हैयालाल सेठिया की प्रमुख कृति धरती धोरारी अपने राजस्थान का एक प्रसिद्ध गीत है, जिसमें राजस्थान की सांस्कृतिक छटा का बखान किया गया है। अपने हिंदी के पाठ्य पुस्तकों में अपने पढ़ते हैं, आ तो सुरगा ने शर्मावे, ई पर देव रमन ने आवे, ईरो जस नर नारी गावे धरती धोरारी। तो राजस्थान की पूरी संस्कृति को समाहित इस गीत में किया गया है। तो धरती धोरारी कन्हैयालाल सेठिया का प्रसिद्ध गीत है। मेघराज मुकुल सेनानी, मेघराज मुकुल की प्रसिद्ध रचना है सेनानी। सेनानी का मतलब है निशानी। अपने वीरांगना हाड़ी रानी सहल कंवर, जिनके वीरता के लिए अपने कहा जाता है कि चोंडावत मांगी सेनानी, सिर काट दे दियो छत्रानी। उसी हाड़ी रानी सहल कंवर के बलिदान पर जब वो अपने पति को निशानी के तौर पर शीश काट करके भेजती है, धरती का वक्ष चीर चीर धीरता बनी। हाड़ी रानी के बलिदान के लिए कहा जाता है कि धरती का वक्ष चीर चीर धीरता बनी, रोता मयंक सूर्य ऐसी वीरता बनी, दिए की आग सूर्य सी प्रचंड हो गई, पीकर के जहर जैसे नीलकंठ हो गई, सागर के आंसू रोई थी चंबल की धार भी, इससे बड़ी कथा नहीं मिलेगी प्यार की, चूंडा को जंग जीत का आशीष दे दिया, थाली में काट छत्राणी ने शीश दे दिया। हाड़ी रानी सहल कंवर जो है वो अपने पति को निशानी के तौर पर शीश काट करके अर्पित करती है और अपने पति को कर्तव्य के लिए बढ़ने के लिए, अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए कर्तव्य की तरफ भान करवाने का कार्य करवाती है। तो हाड़ी रानी सहल कंवर की उसी त्याग पर, बलिदान पर यह किताब लिखी हुई है सेनानी, जो शेखावाटी के महान कवि मेघराज मुकुल के द्वारा लिखी गई। उमरदान लालस मारवाड़ के कवि है, जिन्होंने छपन्यारो छंद, छपन्या अकाल जो पढ़ा था 1899 में, विक्रम संवत 1956 में, जो मारवाड़ का प्रसिद्ध छपन्या अकाल, जो एक त्रासदी मानी जाती है मारवाड़ में, अकाल में सबसे बड़ा कोई नाम है तो वो छपन्या अकाल का है। तो छपन्या अकाल पर एक पूरा वृत्तांत इन्होंने लिखा है, छपन्यारा छिरारोल या छपन्यारा चंद, उमरदान लालस के द्वारा लिखी हुई है। चंद्र सिंह बिरकाली, अमलरा ओगन चंद्र सिंह बिरकाली की नहीं है। अमलरा ओगन उमरदान लालस के द्वारा ही लिखी हुई है। दारूरा दोस्त, तंबाकुरी, ताड़ना, अमलरा ओगन, ये सारे नशे के विरुद्ध लिखी हुई रचनाएं उमरदान लालस की है, जन कवि के रूप में लोकप्रिय है। चंद्र सिंह बिरकाली की नहीं है।
तो ये बात गलत होगी। चंद्र सिंह बिरकाली की ऐतिहासिक रचना आपको ध्यान रखना है बादली है, जो एक तरह से प्रकृति पे लिखी हुई रचना है। बादली के अलावा लू, बादली और लू ये दोनों ही प्रकृति के काव्य हैं जो चंद्र सिंह बिरकाली के द्वारा लिखे हुए हैं। कवि ने बादली को तो मरुस्थल का वरदान बताया है और लू को मरुस्थल का अभिशाप बताया, श्राप बताया है। बादली वैसे शेखावाटी क्षेत्र में गीत भी गाया जाता है। शेखावाटी क्षेत्र के किसान बारिश के समय बादलों को देख करके गीत गाते हैं कि बरस बादली बिलखू मैं तो कद बरसेली बादल की, सगड़ा करसा तरस रेया है कद बरसेली बादल की। तो बादली चंद्र सिंह बिरकाली की रचना है। अमलरा ओगण चंद्र सिंह बिरकाली की नहीं है, उमरदान लालच की है, तो सुमेलित नहीं है, मतलब डी सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, वेली किशन रुक्मणी राम रासो हरिरस आदि किस काल की रचना है? वेली किशन रुक्मणी बीकानेर के पृथ्वीराज राठौड़ के द्वारा लिखी हुई है। पृथ्वीराज राठौड़ की रचनाओं में सबसे महत्वपूर्ण है और इसी पृथ्वीराज राठौड़ के वेली किशन रुक्मणी 305 पदों का यह महाकाव्य है। इसी ग्रंथ को महाकवि दुर्सा आढ़ा ने 5वां वेद और 19वां पुराण कहा है। पंचम वेद और 19वां पुराण कहा है। तो वेली किशन रुक्मणी पृथ्वीराज राठौड़ की रचना। राम रासो माधवदास ददवाड़िया की है, धार्मिक ग्रंथ है, एक भक्ति का गीत है, माधवदास ददवाड़िया। हरिरस अपने पढ़ा था अभी, ईश्वरदास जी बारठ की रचना है, ईश्वरदास जी बारठ की। तो ये सारी रचनाएं किस काल की है? वीरगाथा काल की, भक्ति काल की, रीति काल की या श्रृंगार काल की? तो ये सारी रचनाएं आपको ध्यान रखना है। राजस्थानी साहित्य में भक्ति काल के उदाहरण माने जाते हैं। बी इसका सही जवाब होगा, भक्ति काल की रचना। अगला प्रश्न है, कुवल्लेमाला नामक ग्रंथ, कुवल्लेमाला नामक कथा संग्रह में देसी भाषाओं के नामों का उल्लेख हुआ है। कितनी देसी भाषाओं के नामों का उल्लेख हुआ है कुवल्लेमाला ग्रंथ? पहली चीज तो अपने ये ध्यान रखना है, जैन साहित्य में अपने पढ़ते हैं, एक साहित्यकार है उदोतन सूरी। जैन साहित्यकारों में एक नाम है उदोतन सूरी। गुजर प्रतिहार वंश के राजा वत्सराज के दरबारी कवि थे उदोतन सूरी, और उदोतन सूरी की प्रसिद्ध रचना है कुवल्लेमाला। इस कुवल्लेमाला ग्रंथ में कुल कितनी भाषाओं का उल्लेख मिलता है? तो 15, 16, 17 या 18। तो इसका सही जवाब है 18। 18 देसी भाषाओं का उल्लेख मिलता है और इसी कुवल्लेमाला ग्रंथ में सबसे पहले मरु भाषा शब्द का उल्लेख मिलता है। मरु भाषा जो अपने राजस्थान में सबसे प्राचीनतम भाषा मानी जाती है, जिसको वर्तमान में अपने मारवाड़ी कहते हैं, इस मरु भाषा शब्द का पहला जो उल्लेख हुआ है वो उदोतन सूरी के कुवल्लेमाला ग्रंथ में हुआ है और इसमें टोटल ऐसे 18 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। तो इसका सही जवाब जो है वो डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थानी भाषा का विकास किससे हुआ? अपनी राजस्थानी भाषा क्योंकि एक अपभ्रंश भाषा है और इसका विकास धीरे धीरे अलग अलग समय के हिसाब से अलग अलग चरणों में हुआ है। प्रश्न यह है कि राजस्थानी भाषा का विकास किससे हुआ? मरु गुजरी अपभ्रंश से, नागर अपभ्रंश से, संस्कृत अपभ्रंश से या सौर सैनी अपभ्रंश से? तो राजस्थानी भाषा का विकास जो है ये मरु गुर्जरी अपभ्रंश से माना जाता है। किससे माना जाता है? मरु गुर्जरी अपभ्रंश जो है इससे राजस्थानी भाषा का विकास माना जाता है। तो ए ऑप्शन अपने लिए बिल्कुल सही है, सत्य है। चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन से विद्वान है जो राजस्थानी भाषा बोलियों से संबंधित कार्य के लिए नहीं जाने जाते? 4 नाम है, इनमें से 3 ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने राजस्थानी भाषा के संबंध में कोई ना कोई कार्य किया है, एक नहीं है, तो वो अपने को पता करना है। पहला नाम है नोम चॉम्स्की, दूसरा नाम है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, तीसरा नाम है मोतीलाल मेनारिया और चौथा नाम है हीरालाल माहेश्वरी। तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के बारे में अपने पढ़ते हैं कि राजस्थानी भाषा का सर्वप्रथम वैज्ञानिक सर्वेक्षण जो है ये जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया। इनकी किताब का नाम अपने और याद रखना है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। और इन्होंने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण जो है ये 5 भागों में किया है। भौगोलिक रूप से राजस्थानी भाषा को 5 अलग अलग भागों में बांटा है, पश्चिमी राजस्थानी, पूर्वी राजस्थानी, ऐसे। मोतीलाल मेनारिया ने राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति के बारे में बताया, राजस्थानी भाषा का वर्गीकरण भी किया है और मुख्य रूप से राजस्थानी भाषा को 5 भागों में बांटा है। हीरालाल माहेश्वरी ने भी राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति के बारे में अलग अलग मत दिए हैं। तो ये तीनों विद्वान राजस्थानी भाषा के संदर्भ में जुड़े हुए हैं। नोम चॉम्स्की का संबंध अपनी राजस्थानी भाषा के संबंध में कोई सर्वेक्षण में किसी भी प्रकार का योगदान इनका नहीं है। तो ए ऑप्शन जो है वो अलग हो गया। बाकी ये तीनों व्यक्ति राजस्थानी भाषा से जुड़े हुए व्यक्ति है। स्पेशली जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, इनकी किताब भी अपने याद रखनी है और इन्होंने राजस्थानी भाषा का पहली बार वर्गीकरण किया। कितने भागों में किया? तो 5 भागों में किया, आपको ध्यान रखना। और पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग भी, सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग भी ग्रियर्सन के द्वारा किया गया था।
चलिए, इसके बाद अगला प्रश्न है, राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति काल माना जाता है। राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति कब से मानी जाती है, इसका उत्पत्ति का काल कौन सा माना जाता है? 11वीं शताब्दी, 13वीं शताब्दी का प्रारंभिक काल, 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण या 14वीं शताब्दी? तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति का काल कौन सा माना जाता है, ये अपने बताना है। तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति का काल जो है वो 12वीं शताब्दी, 1150 ईस्वी, ये जो समय है लगभग 12वीं शताब्दी जो है, ये राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति का काल माना जाता है। राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल जो है ये माना जाता है 1650 से 1850, 17वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी, ये राजस्थानी भाषा का स्वर्ण काल माना जाता है। अभी अपने उत्पत्ति का काल पूछा है तो 12वीं शताब्दी का अंतिम चरण 1150 के बाद अपनी राजस्थानी भाषा का उत्पत्ति मानी जाती है। तो सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। सुमेलित कीजिए, एक तरफ कुछ एक बोलियां दी हुई है, एक तरफ कुछ एक बोलियों के क्षेत्र दिए हुए हैं, आपको सुमेलित करना है। बोलियों में एक नाम दिया हुआ है जगरोटी, एक नाम है ढाटी, नागरचोल और धावड़ी, और उनसे संबंधित जिले दिए हुए हैं। आपको पता करना है कि भाई कौन सी बोली किस क्षेत्र की है। जगरोटी, जगरोटी अपने पढ़ते हैं कि करौली, जगरोटी कहाँ की है? करौली की। तो जगरोटी बोली का जो क्षेत्र है वो करौली है। ढाटी बोली बोली जाती है आपके बाड़मेर में। कौन से क्षेत्र में बोली जाती है? बाड़मेर क्षेत्र में। नागरचोल जो है ये टोंक और सवाई माधोपुर वाले क्षेत्र की बोली है आपके नागरचोल, और धावड़ी बोली जो है वो उदयपुर के आसपास की बोली है। तो ये अपने सुमेलित करने वाला कथन ध्यान रखना। जगरोटी मतलब करौली, मतलब पहला ऑप्शन 4। फिर आपको बताया कि ढाटी जो है बाड़मेर क्षेत्र की है, नागरचोल जो है टोंक की, और धावड़ी जो है उदयपुर के। 4 3 2 1 मतलब ए ऑप्शन जो है वो अपना सही होगा। तो ये कुछ एक राजस्थानी भाषा और साहित्य के महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगली वीडियो में राजस्थान की कला और संस्कृति के किसी न किसी अगले बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। तब तक के लिए तैयारी करते रहिए और शुभकामनाएं कलाम अकेडमी की तरफ से। जय हिंद।